वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 5। कल हमने लेक्चर 4 में डिस्कस काफ़ी कुछ चीज़ें हमने करी थी। यहाँ पर मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। ये कॉपडेक्स प्रोडक्शन फंक्शन एंड में करी थी। उसके बाद हमने ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग को कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमने यहाँ पर पढ़े थे। उससे पहले हमने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये सारी चीज़ें जो है कि ये हम पढ़ करके आए थे। आइसोकार्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से आइसोकार्ड फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वाले लेक्चर में जो है कि क्या है पढ़ी हैं। तो अब जो है कि नेक्स्ट जो हमारा अब ये आज का जो लेक्चर है वो हमारा है कि जो हमने छोड़ा था लेक्चर 4, जो कॉपडेक्स की प्रोडक्शन फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें से हमने लगभग 2 कैरेक्टरिस्टिक उसकी कंप्लीट कर ली थी इस तरीके से। हाँ देखो, अब ये तो कॉपडेक्स प्रोडक्शन फंक्शन थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड फंक्शन होती है, कंपनी जो है कि उसको इस तरह से जो है कि अपना उसमें वैल्यू लेबर कैपिटल की डालती हैं और क्वांटिटी निकाल लेती हैं। तो ये इस फॉर्म में होती है ए लेबर अल्फ़ा और जो है कि के बीटा। यहाँ पर जो है कि ये अल्फ़ा बीटा और ए ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, है ना। और अल्फ़ा बीटा के अल्फ़ा लेबर की एफिशिएंसी, बीटा जो है कि आपकी कैपिटल की, यहाँ पर ये कैपिटल होगा, कैपिटल की एफिशिएंसी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की हमने बात करी। मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया था कि आपका जो है कि MPL जो है वो आपका क्या होता है, V1 APL, यानी MPL जो है तो ये V1 क्या है, ये इट इज़ एफिशिएंसी ऑफ लेबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, APL, ये वाला रिलेशन। और जो है कि मैंने ये भी आपको प्रूव करके दिखाया था MPK, तो यहाँ पर V2 हो जाएगा। ये क्या V2 क्या हो गया है, जो है कि आपका कैपिटल की एफिशिएंसी, और आपका हो जाएगा APK। ये दोनों जो है कि ये रिलेशन या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कॉपडेक्स प्रोडक्शन फंक्शन की। ये आप कह सकते हो कि देखिए B1 कुछ बच्चे कंफ्यूज हो, क्योंकि बुक्स में दे रखा है, बुक्स में ऐसी दे रखी ना, मैंने आपको बताया ना इस तरीके से AK बीटा, है ना। तो यहाँ पर B1 की जहाँ क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और B2 की जहाँ क्या हो जाएगा बीटा। फिर आपने अगर इस तरह से पढ़ रखा है तो आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा बीटा, ये वाला, है ना। ये आपका रिलेशन होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बीच में, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के बीच में, ये रिलेशन होता है ना। तो नेक्स्ट जो है कि ये भी हम जानते हैं कि MRTS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि सब्स्टिट्यूटिंग, है ना, एप्पल विद रिस्पेक्ट टू ऑरेंज, या 2 कमोडिटी है तो उसके बीच में जो है कि उनका सब्स्टिट्यूशन क्या है ना। तो ये हमने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर में। लेकिन अगर यहाँ पर टी लग जाता है टेक्निकल, तो टेक्निकल का मतलब जो है कि हम टेक्निकल वे में जो हमारा जो इनपुट्स लगते हैं टेक्निकली, जो आपके लेबर कैपिटल होते हैं, उनके बीच में क्या जो है कि सब्स्टिट्यूशन रहता है, उनके जो भी वो प्रोडक्शन करता है उसके बीच में। तो ये हो जाएगा MRTS क्या हो जाता है MP। अब ये अगर LK है तो MPL अपान MPK हो जाता है। इसको अगर हम फर्दर तोड़ लेंगे तो मैंने आपको सभी बताया कि MPL क्या होता है, MPL क्या होता है डेल Q अपान डेल L, यानी जो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, ये होता है। तो आपका अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डेल Q, बहुत इजी है और ये बार बार करने में भी अच्छा लगता है, डेल Q अपान डेल K, Q कट गया, ये K ऊपर आ जाएगा, L नीचे आ जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा डेल K अपान डेल L। तो ये बहुत फटाफट आप जो है कि इसका जो है कि अभी इसके बराबर ही हो सकता है, और ये भी है, इस तरह से जो है कि आप कर सकते हो। बाकी जो है कि एल के, अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर MPL जो पुराना वाला रिलेशन था उसमें इन्होंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, है ना, क्योंकि हमको पता है कि MPL क्या होता है B1, है ना, या अल्फ़ा, वही जो भी यहाँ पर आएगा कांस्टेंट, इट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। तो यहाँ पर MPL है तो यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ लेबर और APL। तो हमने क्या करा, MPL को इससे पुट कर दिया B1 APL, और इसको MPK को पुट कर दिया B2 यानी एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और APK, बात खत्म। ये भी हमारा हो गया किसके बराबर, MRTS LK, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, आपकी सेकंड प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक थी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, 1 होती है। कॉपडेक्स प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होती है, या हम कहें कि जब हम सस प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी 1 कर देते हैं तो वो कॉपडेक्स प्रोडक्शन फंक्शन बन जाती है। सस जो भी है ना, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे सस प्रोडक्शन फंक्शन। अभी के लिए जो है कि थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है
कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आती हैं ना। और यही जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख देंगे, कहेंगे बताइए कौन सा सही है, तो आपको पहचानना है तो वो आप प्रूव करके निकाल सकते हो। अब ये जो है कि कैरेक्टरिस्टिक, अब ये सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जो है कि ये 1 होती है, इलास्टिसिटी की सब्स्टिट्यूशन जो है कि उसकी वैल्यू 1 होती है कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, तो ये 1 क्यों होती है इसको यहाँ पर ये प्रूव करा गया है। अब आप बताइएगा कि आप इस बात से सहमत होंगे कि जो अभी हमने पिछली बार हमने पढ़ा था कि ये है ना कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ MRTS है ना, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि या इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पर अब पिछला मैंने आपको कल शायद बताया था, हाँ ये वाला इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है ना। तो यहाँ पर जो है आपने पढ़ा था कि फैक्टर सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उसकी भी इलास्टिसिटी क्या होती है। फैक्टर सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं भाई, लेबर और कैपिटल होता है ना, लेबर और कैपिटल के बीच में क्या होता है, सब्स्टिट्यूबिलिटी होती है। तो MRTS क्या होता है, MRTS क्या होता है, आपने देखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर। तो अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये होता है कि जो कैपिटल और लेबर है इसमें क्या है कि इसके रेशियो में क्या चेंज आया है ना, तो इसके रेशियो में चेंज यानी डेल K अपॉन L, ये तो चेंज आया अपॉन K अपॉन L है ना ये चीज़, और अपॉन जो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ MRTS अपॉन MRTS, ये हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है ना, ये आपका हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बात करी गई है इस वाले उसमें, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हमको ये तो चीज़ मालूम है जो हमने यहाँ पर पहले से प्रूव कर रखी है ना। अगर ये ऐसा है तो आप ये बताइएगा, अगर हम इसमें जो है कि MRTS की जो वैल्यूज़ है ना, MRTS की वैल्यू जो हमने थर्ड हमारी जो सेकंड वाली हमारी थी, ये वाली कंडीशन थी, ये जहाँ पर हमने MRTS की वैल्यू क्या निकाली थी, MRTS L की हमने क्या निकाला था, ये निकाला था, यही तो निकाला था ना भाई MRTS। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम वहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन नहीं लगा, इस टाइप का हो जाएगा भाई। ये तो चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर अगर आप इस तरह से अगर ये लगा लें, अगर आप इस तरह से आप ये अगर ऐसे लगा लें है ना, तो आपको जो है कि कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये इस तरह से है ना। और यहाँ भी जो है इस तरह से अगर आप लगा लो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जो है कि ये MRTS जो है कि ये हमने उठाया कहाँ से, ये V1 अपॉन V2 MRTS है ना, चेंज इन MRTS। तो यहाँ पर भी अगर ये D है, ये इस तरह से चेंज इन MRTS है ना, तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और यहाँ पर जो है कि ये V1 अपॉन V2 K अपॉन L। तो ये देखिए आप, ये हमने कहाँ से उठाया, ये वाली वैल्यू MRTS को हमने प्रूव कर दिया था कि इट इज़ इक्वल टू V1 अपॉन V2 K अपॉन L। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी है कि MRTS जो है कि इक्वल टू V1 अपॉन V2 और जो है कि K अपॉन L। यहाँ पर D, यहाँ पर थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस तरह से ले लिया है, या हम कहें तो वहाँ पर ना लेकर के यहाँ पर ले लें है ना, ये कांस्टेंट है क्योंकि V1 V2 तो कांस्टेंट है ना, तो इस तरह से है ये। तो जब हम ये देखेंगे तब ये अगर हम इसको कट करेंगे तो जब ये कट हो जाएगा आपस में, सारी चीज़ें आपस में कट हो जाएंगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 हो जाएगी। तो उसमें से थर्ड प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज 1। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर इंटेंसिटी आप समझिएगा कि इन कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर इंटेंसिटी मेजर्ड बाय रेशियो ऑफ, ये जो रेशियो है फैक्टर की इंटेंसिटी, ये मैंने बताया था ना, वही इंटेंसिटी या एफिशिएंसी का ही है ना। तो जो अल्फ़ा और बीटा की जो जिसका जो रेशियो होता है, या हम कहें तो लेबर और कैपिटल की एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है ना, तो उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इंटेंसिटी कहते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर आप समझिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर जो है कि लेबर के ऊपर ये अल्फ़ा है और कैपिटल के ऊपर ये बीटा है, यहाँ पर अगर मान लो कि ये लेबर है, इसकी अगर अल्फ़ा की वैल्यू मान लो 0.7 है ना, और ये कैपिटल इसकी वैल्यू 0.3 है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि 1% लेबर की बढ़ोतरी में 0.7 ये जो है, ये परसेंट जो है कि क्वांटिटी में बढ़ोतरी होगी, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है। अगर मैंने मान लो कि कोई फर्म है उसमें
लेबर कैपिटल है और लेबर की एफिशिएंसी ये पाई जाती है, कैपिटल की एफिशिएंसी ये पाई जाती है। वहाँ पर एफिशिएंसी कांस्टेंट होती है, वो तब पता लगती है जब बहुत ज़्यादा हम उसमें ज़्यादा गो थ्रू करते हैं कि कितनी एफिशिएंसी है ना, तो वो ये कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलती है। तो इससे ये पता लगता है कि अगर 1% में लेबर बढ़ाया तो 0.7% क्वांटिटी बढ़ जाएगी और 0.3% अगर 1% हमने बढ़ाया क्या, कैपिटल बढ़ाया, तब जो है कि 0 पॉइंट मतलब बात समझ रहे हो कि 1% लेबर बढ़ाने पे 0.7% आउटपुट बढ़ रहा है, और अगर 1% क्या बढ़ाने पे, कैपिटल बढ़ाने पे 0.3% ही कैपिटल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 0.3 है। तो यहाँ पर अब इनका जो रेशियो है ना, इनका जो रेशियो है B1/B2 मतलब आपका ये वाली अल्फा और बीटा, अल्फा अपॉन बीटा। अब यहाँ पर इनका रेशियो क्या है 0.7/0.3, इनका रेशियो क्या हो गया, इसका मतलब 7/3। ये क्या हो गया 7/3, ये आपका हो गया है फैक्टर इंटेंसिटी। द हायर इज द रेशियो है ना B1 द मोर लेबर इंटेंसिव। अब ये बात निकल के क्यों आ रही है, ये बात निकल के क्यों आ रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर आप हायर का मतलब देखो, ये यहाँ पर मैंने ये कंडीशन भाई यहाँ पर लिखी मैंने कि हायर, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हायर है, यानी अल्फा अपान अगर इसकी वैल्यू हायर है तो 0.7 अगर ऊपर आएगा और नीचे 0.3 है तो इसकी ये वैल्यू ज़्यादा है ना। और अगर मान लो सेकंड केस ऐसा हो कि 0.8 हो और 0.3 हो, तब क्या होगा, तो ये इससे ज़्यादा, तो जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी उसका मतलब है ऊपर लेबर यानी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है। यानी अगर जो है कि भाई अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मतलब जो है कि जब 1% लेबर और कैपिटल दोनों में चेंज करा जाएगा तो लेबर से जो इम्पैक्ट होगी क्वांटिटी वो ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा होगी उतने ही % जो है कि क्वांटिटी इम्पैक्ट होगी, बढ़ेगी। इम्पैक्ट का माना मतलब आप चेंज समझिएगा, बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर वही लिख रखा है कि लेबर इंटेंसिव होगा, है ना। और उसके बाद सिमिलरली द लोअर द रेशियो द मोर कैपिटल इंटेंसिव। लोअर कब होगा, जब ऊपर वाली वैल्यू कम होगी नीचे वाली बढ़ेगी। नीचे मतलब कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ रही है तो भाई उतना ज़्यादा वो कैपिटल इंटेंसिव होगा। तो ये चीज़ है कि अगर जो है कि ये बढ़ रही है तो ये क्या है, लेबर इंटेंसिव है ना। और जो है कि यहाँ पर अगर ये घट रही है तो ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। ये एरो उल्टा बनाता, तो ये बात आप समझ चुके होंगे। रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल जो है, रिटर्न टू स्केल आप समझिएगा जब दोनों लेबर और कैपिटल जो है कि उनका रेशियो चेंज हो सके, दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ सके, है ना। रेशियो चेंज का मतलब आप वेरिएबल प्रोपोर्शन में मत जाइएगा, जैसे कि मान लो कि दोनों जो है कि एक तरीके से बढ़ सकें एक टाइम पे, है ना। रिटर्न टू स्केल कितना भी कर लें रेशियो थोड़ा हल्का बहुत चेंज होता है, लेकिन ये पॉइंट सही नहीं है। आप ऐसे समझिए कि दोनों क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, वो फिर रेशियो वेरिएबल प्रोपोर्शन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, आपका जो है कि रिटर्न टू अ स्केल नहीं होगा, वो हो जाएगा रिटर्न टू अ फैक्टर। तो इन कोऑपरेटिव प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू स्केल इज मेजर्ड बाय सम ऑफ द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर रिटर्न टू स्केल देखिए, अब आप यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर आप ये समझिएगा कि मैंने मान लो कि ये फंक्शन थी क्वांटिटी इक्वल टू ए लेबर अल्फ़ा और आपका कैपिटल बीटा। तो मैंने बताया था ना कि मान लो कि ये इसकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0.7 है और बीटा की वैल्यू 0.3 है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये आप बताइएगा कि अल्फ़ा की वैल्यू ये है ये, तो ये इस तरह से लिख जाएगी L 0.7 और K 0.3। अगर अब मान लो कि 1% दोनों चीज़ें बढ़ाई गई, 1% जो है कि दोनों चीज़ें बढ़ाई गई, लेबर बढ़ाया गया और कैपिटल बढ़ाया गया, तो आप ये देखिएगा 0.7% क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेबर की वजह से और 0.3% क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्वांटिटी की वजह से, कैपिटल की वजह से, है ना। तो ओवरऑल क्वांटिटी कितनी बढ़ी 0.7 प्लस 0.3। भाई क्वांटिटी तो किसी की वजह से बढ़ी, लेकिन बढ़ी तो इतनी है ना, इसने इतनी बढ़ाई, इसने इतनी बढ़ाई। मान लो ये दो बेटे हैं, है ना, कोऑपरेटिव प्रोडक्शन फंक्शन के। अब एक बेटा जो है कि मान लो कि एक बेटे को मान लो कि अगर कुछ ना कुछ मान लो पैसा दे रहे हैं, है ना, तो जो है कि वो 0.7 भर का काम दे रहा है, कर रहा है। मान लो उसको अगर हम 1 रुपया दे रहे हैं, इसको हम 1 रुपया दे रहे हैं, तो ये 0.3 भर का काम कर दे रहा है। तो कुल मिला के बेटे ने बाप की कितनी तरक्की कराई, ये तो 0.7 इसने करा दी, 0.3 इसने करा दी। कुल मिला के जो है कि सीधा सीधा ये 1% हो गई ना, अब कि 1% तरक्की करा दी। कुल मिला के मतलब जो है कि अगर 1% जो है, मतलब जो है कि यहाँ पर इन्होंने दोनों को जो है कि अगर बूस्ट करा है, तो इसकी जो है कि अगर 1% अगर जो है कि ग्रोथ हो जाती है क्वांटिटी में, तब ये आपकी कहलाई जाएगी, जो रिटर्न टू स्केल है वो आपका कहलाया जाएगा कांस्टेंट, है ना। वहाँ पर ये कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल।
कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, है ना। और अगर मान लो ये जो है यहाँ पर ये हम कह सकते हैं ये जो मेजर कराता है इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू स्केल इज मेजर्ड बाय सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो वही जो है कि यहाँ पर हमने सम करा है, तो यहाँ पर जो है कि ये सम करके अगर 1 आता है तब ये कांस्टेंट है। अब ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा इसको प्लस कर दोगे, है ना, क्योंकि भाई 1% का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ये कैसे काम करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर क्या है 0.4, अगर मान लो यहाँ पर क्या है 0.3 ना होकर के मान लो यहाँ पर 0.4 है, तो यानी अगर 1% हमने इसको बूस्ट करा, बढ़ाया लेबर को, और 1% हमने इसको बढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा 0.7% ये योगदान देगा लेबर, और 0.4% कैपिटल योगदान देगा। तो 0.7 0.4 क्या हो जाएगा 1.1%, यानी इट इज़ मोर देन 1, यानी इट इज़ IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर वहीं पर अगर मान लो कि ये इस तरह से हो, क्वांटिटी इक्वल टू AL 0.4 और जो आपका K जो 0.3, तो ये आपका क्या हो जाएगा सीधा 0.4 प्लस 0.3 आपका क्या हो जाएगा 0.7 विच इज लेस देन 1, हैंस इट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा हैंस इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये आपकी हो जाएगी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, है ना। तो ये वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर वही दे रखा कि V1 V2 को जोड़ लो, ये आपका क्या हो जाएगा रिटर्न टू स्केल की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। ये फंक्शन वही दे रखी है कि जो है कि एक्स क्वांटिटी जो है कि उस तरह की लेबर और कैपिटल की फंक्शन होती है, जो भी क्वांटिटी होती है लेबर बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी घटेगी, ये इसकी फंक्शन है। अब देखिए आ होमोजीनियस फंक्शन इज द फंक्शन सच दैट इफ ईच ऑफ द इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाई के। अब देखिए अब ये प्रॉपर्टी होती है कि होमोजीनियस फंक्शन आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन की एक फॉर्म दे रखी होगी, वहाँ पर पूछा जाएगा कि वेदर दिस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट, है ना। तो ये चीज़ होगी, या वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन होगी ही नहीं, है ना, और आपसे पूछा जाएगा कि जो है कि इज दिस होमोजीनियस और नॉट। तो ये सब बातें वहाँ पर पूछी जाती हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, वो हम ये निकालते हैं, जैसे मान लो जो लेबर है, लेबर की वैल्यू हम अल्फ़ा एल कर लेते हैं, है ना, और जो कैपिटल है उसको हम जो है कि अल्फ़ा कह रहे हैं, ये लेमडा करिए, लेमडा है ना, लेमडा के कर लेते हैं। और फिर हम इसकी वैल्यू जो है कि जो भी क्वांटिटी जो भी मान लो अगर ये इस तरीके से मान लो दे रखा है, मान लो कि ए लेबर है ना, इस 2 इस तरीके से मान लो हो रखा है, मान लो कि कैपिटल है ना 0.8 इस तरीके से, तो हमको क्या करना पड़ता है कि ये आपका रहेगा इस तरीके से, और कैपिटल को हम पुट कर देते हैं जो है कि लैम्डा के से इस तरीके से। और उसके बाद जब हमको क्या करना पड़ता है, ये हमको लैम्डा जो है कि ये फैक्टर आउट करना पड़ता है, बाहर निकालना होता है। और इसकी मान लो कि जो भी ये मैंने 8 बना दिया है, जो भी मान लो कि इसकी पावर निकलती है वो तो इसकी होती है डिग्री ऑफ होमोजीनिटी, है ना, वो तो ये होती है। लेकिन अगर ये बाहर निकल आता है इसकी फिर डिग्री चाहे कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन जो है कि ये वाली फंक्शन ये क्या है होमोजीनियस है। और अगर ये बाहर ही नहीं निकलता पूरी तरह से बाहर, है ना, ये नहीं कि आपने निकाला अंदर कुछ छूट गया है, अंदर कुछ लैम्डा किसी के साथ छूट गया, तब जो है कि इसका मतलब बाहर ही नहीं निकला, तब वो होमोजीनियस ही नहीं होगी। लेकिन आपने अगर पूरा लैम्डा फैक्टर आउट कर लिया इसके बाहर, इसमें से, है ना, तब ये क्या हो जाएगा होमोजीनियस, तब ये क्या हो जाएगा होमोजीनियस। और अगर नहीं कर पाए तब ये होमोजीनियस नहीं है। अगर कर लिया और ये होमोजीनियस हो गया फिर तो तब यहाँ पर जो भी इसकी मान लो कि यहाँ पर जो भी मान लो 2 आया या 3 आया, है ना, इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो जो अगर 2 आया तो डिग्री ऑफ क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ होमोजीनिटी जो क्या हो जाएगी 2, है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी होमोजीनिटी की 2 हो जाएगी। होमोजीनियस फंक्शन इज द फंक्शन सच दैट इफ, यही लिख रखा है मैंने यहाँ पर, इफ ईच ऑफ द इनपुट्स इज मल्टीप्लाइड बाई के या लैम्डा मानी जो भी वहाँ पर कोई एक कांस्टेंट है ना, इनमें मत आप जो है कि वो अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए। आप कहीं पर के होगा, कहीं पे बी होगा, कहीं पे सी होगा, कहीं पे हम खुद होंगे, है ना, कुछ भी होगा कांस्टेंट है, कुछ भी मान लो, अपने आप को भी चाहे मान लो, तो उसका जो रूप समझ जाया करो कि ये जो है कि स्ट्रक्चर समझा करो उसमें, है ना। तो वो फिर वो क्योंकि एग्जाम में आपको रूबरू जो आपने देखा होगा वैसे ही नहीं, आपको उसी से रूबरू नहीं करवाएंगे। वो जो है कि अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें लिखेंगे, आपको कि क्या आ गया, हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर दैट इज के कैन बी कम्प्लीटली, है ना, मैंने कहा कि अंदर कुछ ना बचे, लैम्डा अंदर ना बचे, बाहर पूरा निकला है ना, कम्प्लीटली फैक्टर आउट के आल्सो हैज़ ए
पावर ऑफ v, जो भी पावर होगी v, है ना, विच इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी एंड इट मेजर्ड बाय रिटर्न टू स्केल, है ना। और जो कि रिटर्न टू स्केल से क्या करी जाती है, मेजर करी जाती है। यानी वो अगर मान लो कि 1 से बड़ी है तो IRS है, 1 से छोटी है ना, 1 से छोटी है तो क्या हो जाएगी, ये बड़ी मतलब 1 से बड़ी इस तरीके से होगी, 1 से बड़ी यहाँ पर ये IRS है, 1 से छोटी है ना, तो जो है कि DRS है, और अगर 1 के बराबर है तो आपका कौन CRS है ना, CRS है। तो ये मैंने आपको बताया था, एक तो ये वाला हो गया, इसको उसको प्रेस कर दो, इससे निकल आएगा। अब होमोजेनिटी की डिग्री से भी पता लग जाएगा कि उसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या है, और उसकी जो है कि यहाँ पर होमोजेनिटी विच इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी एंड इज मेजर्ड एज रिटर्न टू स्केल, है ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये वही है, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का रूप यहाँ पर आया है उभर के आपके सामने, है ना, इस तरह से। और उसके बाद देखो इसमें जो है कि L को जो है KL से और KK से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और उसके बाद जो है कि K को हमने क्या कर लिया, फैक्टर आउट कर लिया, क्योंकि ये ऐसे टूट जाएगा। देखो ये ऐसे टूट जाएगा, ये कैसे टूटा, क्योंकि x को स्टार यहाँ पर इसलिए बनाया क्योंकि हमने यहाँ पर L को जो है कि KL से, या जो है कि हमने यहाँ पर लैम्डा L से जो इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, तो हमने इसको स्टार मार्क कर दिया यहाँ पर। तो जो है कि यहाँ पर आपका, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये तो V0 था, मान लो V0, और ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा, है ना, L, और ये डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या थी वहाँ पर B1, तो यहाँ पर भी V1 हो जाएगा और यहाँ पर भी V1 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको नहीं दे रखी है यहाँ पर। और जो है कि लैम्डा यहाँ पर भी V2 हो जाएगा और K B2, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये B0, और ये जो है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आ जाएगी बाहर, ये हो जाएगी आपकी लैम्डा B1 प्लस B2। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट समझ लीजिएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वही प्रॉपर्टी है कि भाई अगर जो है कि मान लो 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है, तो ये आपकी हो जाएगी 4 की पावर 2 प्लस 3, 2 प्लस, ये काम नहीं कर रहा, 2 प्लस 3, कुल मिला के 4 की पावर हो जाएगी 5, है ना। ये चीज़ है, ये वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। अब ये क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 × 4, और इंटू ये भी यहाँ पर पॉइंट है, तो इंटू 4 × 4 × 4, ये 3 बार 4, इसलिए ये 2 बार, तो ये गिनोगे तो 5 बार हो जाता है। तो हम इसको प्लस कर देते हैं। वही हमने अगर लैम्डा की पावर V1 है, लैम्डा की पावर V2 है, तो हमने इसको यहाँ पर प्लस कर दिया। नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम हिम्मत तोड़ देते हैं, बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होते, हम कहते हैं सर ये क्यों प्लस हो जाएगा, वो भी डाउट रहता है। तो वो मैं सारी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ आपके लिए। और यहाँ पर जो है कि L बचा क्या है, ये बचा है L B1 और जो है कि K B2, ये यहाँ पर इन्होंने निकाल के यहाँ पर आपको ये दिखा दिया है ना, यही तो निकाल दिखा दिया। और जो है कि यहाँ पर इसको जो है कि इन्होंने फिर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या बता दिया, इसको पूरा मान लिया, एक जो है कि बड़ा K मान लिया है और उसकी पावर V1 प्लस B2 कर दी, और L B1 और K B2। कुल मिला के जो है कि आप इसे समझिएगा, ये बाहर अगर निकल आया पूरा, है ना, ये बाहर निकल आया, और इसे आप छोड़िए, अभी इसे आप छोड़िए, जो यहाँ पर समझा रहा हूँ देखिएगा कि अगर ये बाहर निकल आया पूरा, है ना, तो अब आप ये देखिएगा, कि देखो ये B0, ये वाली टर्म B0 और ये LV1 KB2, ये क्या हो गया है, B0 LV1 KB2, ये तो पूरा X0 हो गया ना। तो ये लैम्डा, ये वाला हमने अलग निकाल रखी टर्म, लैम्डा B1 प्लस B2, और ये क्या हो गया है X0, और यहाँ पर क्या होगा X स्टार। तो ये जो है आपका भाई, मतलब जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आपने लैम्डा L को लैम्डा L पुट करा, और आपने जो है कि इसको जो है कि K को आपने लैम्डा K पुट करा, तो आपने लैम्डा जो है कि पूरा फैक्टर आउट बाहर निकाल लिया है और कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को अलग छोड़ दिया। तो ये अगर ऐसी स्थिति आ जाए, है ना, कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पूरी जो है कि अलग हो जाए और लैम्डा पूरा उसमें से फैक्टर आउट हो जाए, तब ये क्या हो जाएगी, ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाई जाएगी। ये क्या कहलाई जाएगी, इट विल बी टर्म्ड और कॉल्ड एज होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर ये वही इन्होंने पुट कर दिया, यहाँ पर है ये वाली फंक्शन जो है कि यहाँ पर ये वाली फंक्शन पूरी पुट कर दी, और उसको जो है कि यहाँ पर इन्होंने इस तरह से दिखा दिया है ना।
कि ये पूरी पूरी जो है कि होम बाहर आ गई है, और ये V1 V2 को क्या ने मान लिया है V, जो भी उसकी वैल्यू होगी। तो इन दिस केस व्हेन, मैंने बताया ना कि जब V1 मैं पहले बता चुका हूँ कि उसी साइड में कि जब 1 के बराबर हो, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर जो लैम्डा की जो भी डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और कम है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ, देखो यहाँ पर ये मैं बता चुका हूँ, है ना, ये बता चुका हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है कि एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, देखिए प्रोडक्शन की एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मान लो आप दिन भर काम करते हो, तो आपने क्या प्रोड्यूस करा। जैसे कि भाई आपने मान लो पढ़ाई भी अगर आप करते हो, तो पढ़ाई में जो है कि भाई आपका कहते हैं ना प्रोडक्टिव आवर, मेरे घंटे प्रोडक्टिव नहीं जा रहे हैं ना। प्रोडक्टिव का मतलब जो है कि आपने पूरे दिन में मान लो कि एक चैप्टर पढ़ा, है ना, और बेमन पढ़ लिया आपने, और जब आपसे उससे क्वेश्चन पूछे गए तो आप नहीं बता पाए या कुछ भी, तो या मान लो आपको, हम लोग सभी लोग मेच्योर हो चुके हैं, तो आपको हमको पता लग जाता है कि जो है कि हमने जहाँ भी टाइम अपना जो है कि बिताया, तो उसमें से कुछ रिजल्ट निकला या नहीं निकला, वो प्रोडक्टिव रहा या नहीं रहा। आपको ये भी ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि कभी कभी आप जो है कि अच्छा दिन नहीं बिता पाते, तो आपको शाम को बहुत ज़्यादा मलाल होता है कि आज का मेरा दिन अच्छा नहीं गया, और आप चिड़चिड़े रहते होंगे, है ना। और जब वही चीज़ें जब प्रोडक्टिव होती हैं, आपको लगा कि हाँ अब मैंने कुछ काम करा है, तब आपको अच्छा लगता होगा। तो वही एफिशिएंसी की बात हो रही है कि कई बार कई लोग जो है कि 10 घंटे में से, मान लो कि 1 घंटे में मशीन कोई है, वो जो है कि 1 घंटे में 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है ना। तो 10 घंटे में क्या है कि भाई 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, नहीं आपका हो जाएगा 50 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब 50 क्वांटिटी भाई अगर प्रोड्यूस करनी चाहिए, लेकिन अगर ये मशीन मान लो केवल 30 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, इसकी एफिशिएंसी ये होगी कि ये 6 घंटे काम कर रही है, 6 घंटे काम कर रही है, मतलब 10 घंटे मशीन चली तो 6 घंटे की, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई है 0.6, यही तो होगी ना भाई, इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 0.6। तो ये वाली बात हो गई यहाँ पर। तो एफिशिएंसी जो है वो बहुत जरूरी था। एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाय द कोएफिशिएंट B0। तो ये जो है कि B0 जो कोएफिशिएंट है, तो मैंने बताया ना जो प्रोडक्शन की पूरे प्रोडक्शन की ओवरऑल एफिशिएंसी, जो कि आपने भी ये प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ी था ना, B0 B1 B2, तो ये तो आपने समझ लिया ये लेबर और कैपिटल की एफिशिएंसी, लेकिन ये क्या है, ये पूरे ओवरऑल प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है ना, पूरे ओवरऑल प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है। और ये आप इसको ऐसे लिख लो, ए अल्फा के बीटा, तो ये वाला ए और ये बी, इसी की बात चल रही है। तो ये क्या है, ये आपकी जो है कि मेजर्ड बाय कोएफिशिएंट B0। तो ये जो है कि आपकी एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर होती है, ए से या आप कह दो B0 से। उसके बाद इफ टू फर्म्स हैव द सेम KL V1, ये सब अगर 2 फर्म हैं उनके अगर सेम, ये कैपिटल हो गया लेबर, है ना, B1 B2, और एंड स्टिल प्रोड्यूस डिफरेंट क्वांटिटीज, और उसके बावजूद भी अगर जो है कि डिफरेंट क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि भाई क्या है कि कैपिटल भी सेम है, लेबर भी सेम है, और उनकी एफिशिएंसीज भी लेबर कैपिटल की सेम है ना, और उसके बावजूद भी अगर जो डिफरेंट जो कि क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, तो उसका मतलब क्या है कि उनका ये चीज़ जो है, क्योंकि ये तो सब समान हो गई, ये तो सब बराबर हो गई यहाँ पर भाई। अब ये क्वांटिटी थी, अब ये क्वांटिटी जो है इसके बराबर है लेबर, और ये और जो यहाँ पर है लेबर B1, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, है ना। तो बचा क्या ये है, तो इसका मतलब अगर फिर भी क्वांटिटी चेंज हो रही, तो इसका मतलब ये एफिशिएंसी जो है कि, यानी जो है कि एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पर एक दूसरे की अलग अलग है, इसीलिए जो है कि वहाँ पर जो है कि डिफरेंट आउटपुट निकल रहा है ना। और अगर ये भी सेम है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो क्वांटिटी जो है कि वो सेम ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पर लिखा होगा स्टिल प्रोड्यूस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट, द डिफरेंस कैन बी ड्यू टू सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द वन ऑफ द फर्म्स विच रिजल्ट्स इन डिफरेंट इफेक्टिवनेस। यानी जो ये अब ये जो है कि ये आपकी 2 टर्म आई ना कि एंटरप्रेन्योरशिप और सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये 2 टर्म आई हैं। तो इसी से ये वाला जो है कि ए कांस्टेंट इसी से बनता है, इसी से जो है कि आपका ए जो है कांस्टेंट बनता है। कहते हैं कि इन्वायरमेंट क्या वहाँ का है ना। राजा ही मान लो सही नहीं है, अब राजा मान लो कि उसकी सोच कुछ और है ना, तो फिर वो कुछ भी हो, लेकिन जो है कि उसकी सोच के अकॉर्डिंग काम होगा। बात समझ रहे हो, जो डील कर रहा है, जो मैनेज, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, तो वो जैसा कराएगा काम तो वैसे ही होगा, फिर वो चाहे लेबर कैपिटल कुछ भी एफिशिएंसी हो। तो वो वाली बात यहाँ पर हो जाती है। द मोर एफिशिएंसी फर्म विल हैव लार्जर B0 देन द लेस एफिशिएंट वन।
अगर मैंने कहा था कि ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। भाई यहाँ पर जब ज़्यादा से मल्टीप्लाई होगा तभी तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना, कम से मल्टीप्लाई होगा तो क्वांटिटी वहाँ पर कम होगी। तो जो है कि एफिशिएंट का मतलब भाई क्वांटिटी एफिशिएंट होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी भी आएगी, तो उसका मतलब ये B0 ये जो है या ये जो है ये आपका ज़्यादा होगा देन द लेस एफिशिएंट वन। तो ये चीज़ मोर एफिशिएंट फर्म इज, अगर ये B0 क्या है ज़्यादा है तो मोर एफिशिएंट द फर्म इज। तो अगर आप कहीं भी अगर दो प्रोडक्शन फंक्शन कॉप डायवर्सिटी प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी हैं, अब वहाँ पर एक की वहाँ पर बोला जाए कि एक जहाँ एक की वैल्यू है मान लो कि 2 और एक जहाँ एक की वैल्यू है 4, तो आपसे कहा जाए कौन सी ज़्यादा एफिशिएंट, तो आप कहोगे ये वाली एफिशिएंट, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि 4 है ये 2 है, तो ये तो कोई बच्चा ही बता देगा ज़्यादा है। तो ऐसा तो नहीं कि जो है कि UGC नेट में सवाल पूछ लिया गया है तो उसका उल्टा बताते हैं, उल्टा ही होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा ईजी कुछ आ जाता है ना, तो वहाँ पर ये दिमाग चलता है बच्चे का कि इतना ईजी कैसे पूछ लिया, इतना ईजी तो हो ही सकता है, तो जो है कि इसका उल्टा बता दो। तो ये वाली तो ये सब चीज़ें पढ़ना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है कि उसके बाद कांस्टेंट, अब ये सेस प्रोडक्शन फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट आप कहो BVI है ना, सेस प्रोडक्शन फंक्शन है। सेस प्रोडक्शन फंक्शन को जो है कि आप पहले तो उनके जो साइंटिस्ट जो हैं साइंटिस्ट ये कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट जो भी हैं उनके बारे में याद कर लीजिएगा। शॉर्टकट है एक स्मैक है ना, शॉर्टकट है स्मैक, ये मैंने नहीं बनाया, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है इसको है ना। तो ये जो है कि ये हो जाएगा आपका सोलो साइंटिस्ट का नाम, ये आपके हो गए इंडियन मिन्हास, ये हो गए आपके एरे, और ये आपके हो जाएंगे चेनरी, ये आपके हो जाएंगे चेनरी है ना। तो ये जो है कि ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर के है ना इतना बड़ा जो है काम करा है। और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी जो है कि इसी से निकलती है, मैं आपको बता दूंगा ना। अगर इसमें भी अगर कुछ चेंजेस आप कर दोगे और या स्टडी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर आप बंद कर दोगे तो ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगी। सच प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये इस तरह से एक्सप्रेस करी जाती है ना, इस तरह से एक्सप्रेस करी जाती है। इसके जो ये कोएफिशिएंट हैं इनके भी आपको रिलेशन अभी आगे देखने को मिल जाएंगे है ना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये मैंने कई बार लिखी, 20 30 50 बार लिख दी, तो मुझे ये सब पूरी याद हो गई है। तो ये आपकी ये जो है यहाँ पर आप लोग भी लिखिए, क्योंकि आपको ऐसे नहीं याद होगी, ये आप जब लिखोगे तब आपको याद होगी है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी जैसे उसमें ए था कांस्टेंट कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, वैसे यहाँ भी ये कांस्टेंट है ना, और कैपिटल है ये के कैपिटल है, यहाँ पर एल लेबर है ना। और ये जो है कि आपका वहाँ पर अल्फ़ा जो है वो जो है कि आपके लेबर के ऊपर आपने देखा था, और बीटा जो है कि आपने कैपिटल के ऊपर देखा था वहाँ पर है ना। तो वो चीज़ यहाँ से आप रिलेट यहाँ से भी आप कर सकते हो है ना, जैसे वो चीज़ यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन जो है कि उसमें जो चीज़ें वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको समझना होगा। तो ये पूरी फंक्शन आपको याद करनी है कि Q इक्वल टू A अल्फ़ा के माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा L माइनस बीटा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कई बार v की यहाँ वैल्यू 1 भी होती है ना, 1/, इस तरीके से होता। तो ये पूरा जो है कि आपको यहाँ पर याद करना है। A इज़ द एफिशिएंसी पैरामीटर जैसे उसमें था, एंड शोज द स्केल इफेक्ट, इट इंडिकेट क्या करता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है ना। जैसे पिछली वाले में मैंने कहा था कि आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर क्या करता है, ये क्या दिखाता है, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये क्या दिखाता है, एंटरप्रेन्योरशिप या सुपीरियरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये वाला भी जो ए है ना, वो क्या दिखाता है, एफिशिएंसी पैरामीटर, एंड शोज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेट टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरियल, जो भी मैनेजर है जो एंटरप्रेन्योर उसका दिमाग क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसे काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, हायर वैल्यू ऑफ ए हायर द आउटपुट गिवन इन द सेम, जैसे जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू हायर होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। ये आपने कॉप डगलस की छठी कैरेक्टरिस्टिक में भी आपने पढ़ा था है ना। उसके बाद जो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यूज़ वगैरह दे रखी थी है ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अल्फ़ा जो है कि द कैपिटल इंटेंसिटी फैक्टर कोएफिशिएंट है ना, 1 माइनस अल्फ़ा, अब यहाँ पर अल्फ़ा भी था 1 माइनस अल्फ़ा भी था, ये आप देखिएगा यहाँ पर अल्फ़ा भी था है ना, और जो है कि 1 माइनस अल्फ़ा भी था, और बीटा भी है। तो यहाँ पर ये आप भी देखिएगा कि अल्फ़ा हमने वहाँ पर पढ़ा था, आपने ये हर जगह ये देखा होगा कॉप डगलस में, अल्फ़ा और के
बीटा, यही तो पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर ये था, ये अल्फा क्या थी, लेबर की एफिशिएंसी थी, है ना, या इंटेंसिटी थी। लेकिन यहाँ पर अल्फा जो है, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अल्फा ही नहीं, वो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट आपको अलग दे रखा होगा। कुल मिला के आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी हो के से पहले यहाँ पर, है ना, और मतलब मेन जो है कि यहाँ पर आपको अगर दे रखी हो के से पहले जो भी चीज़ दे रखी हो, वही जो यहाँ पर दे रखी हो वही यहाँ पर माइनस होगी। तो ये जो अल्फा है ये आपकी कैपिटल की इंटेंसिटी हो जाएगी। और जो है कि लेकिन अगर भाई यहाँ पर जो आपने पढ़ा था कि ये जो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर ये 1 है ना, तो भाई बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, यही तो हो जाएगा ना। तो अल्फ़ा क्या है, लेबर की इंटेंसिटी, लेकिन जो है 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो गया, वो तो बीटा होगा। बीटा क्या है, कैपिटल इंटेंसिटी। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा जो है कि अगर आपने माना है कि जो है कि फैक्टर जो कैपिटल की इंटेंसिटी है ना, तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा लेबर इंटेंसिटी ऑफ कोएफिशिएंट। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंडिकेट्स द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इनपुट एंड लेबर इनपुट टू द टोटल फैक्टर। यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है वो इंडिकेट करती है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इनपुट एंड लेबर इनपुट टू द टोटल आउटपुट। कुल मिला के अगर अल्फा अगर ऐसे लिखा तो ये कैपिटल की जो इंटेंसिटी उसको शो कर रही है, उसको कैपिटल का इनपुट देंगे तो क्वांटिटी में कितनी बढ़ोतरी होगी। और लेकिन जो है कि 1 माइनस अल्फा है, मतलब यहाँ भी अल्फा है, यहाँ पर ये लेबर की भी शो कर रही है, मतलब वही अल्फा। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल एंड इनपुट एंड लेबर इनपुट टोटल। वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये जो आपने पढ़ा था कई बार, वही वाली बात जो ये आपने ऐसे पढ़ा था। कैसे पढ़ा था, कैपिटल अपॉन लेबर अपॉन कैपिटल अपॉन लेबर और MRTS, है ना, इस तरीके पढ़ा था ना, MRTS। उसके बाद आपने MRTS की वैल्यू कुछ और पुट कर दी थी, याद है आपको, वो B1 अपॉन B2 करके, है ना, इस तरीके से रखी था ना, K अपॉन L रखी था वैल्यू इस तरीके से, L अपॉन K था, क्या था उसमें, तो वो आपने वैल्यू, तो वही जो है कि यहाँ पर जो है कि वो किस वाले केस में थी, वो आपकी थी कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, है ना। और यहाँ पर आपकी सेस में क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। तो यहाँ पर जो है कि ये इसका रिलेशन जो है कि ये है, यहाँ पर जो आपका ये यहाँ पर ये था पूरा, वो यहाँ पर आपका ये आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो बीटा है ना, और बीटा कहाँ है, देखिए आप, बीटा जो है यहाँ पर कहाँ है, बीटा जो है देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिए k टू दी पावर माइनस बीटा L टू दी पावर, मतलब k और L के पावर यहाँ पर एक ही चीज़ ऊपर लटकी हुई है, बीटा है ना। तो वो बीटा जो अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो वो बराबर होगा 1 माइनस वो बीटा जो है विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अभी शायद अभी जो आपका अभी रिसेंट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 3 मई को, है ना, या 2 मार्च को 2023 में, तो वहाँ पर इसी तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि अगर आपकी ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये 1 होगी तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन 1, यानी ये पूरा 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या हो, 0। तो यही क्वेश्चन था, या इससे समथिंग कुछ था, किसी की वैल्यू जो है कि वहाँ पर 1 कर दी गई थी। और इसमें अगर आप बीटा की वैल्यू 1 करोगे, बीटा की अगर आप वैल्यू 1 करोगे, है ना, तो जो है कि यहाँ पर इस तरीके से अगर ये 1 माइनस ये देखा जाए तो 1 माइनस हो जाएगा बीटा, और बीटा की अगर आप वैल्यू 1 करोगे तो ये जाएगा 0, यानी जो है कि 1 अपान ये आपकी 0 आ रही है। तो आपकी जो है कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है कि अगर आपका ये अगर इसका मतलब ये 0 है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। भाई इसकी फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि अगर 1 जो है कि किस चीज़ से डिवाइड होगी उसकी वैल्यू 0 आ जाए, बताइए। तो 1 जो है कि इनफाइनाइट से डिवाइड होगा तभी उसकी वैल्यू 0 आएगी, जी है। तो यहाँ पर ये आप ये समझ लीजिएगा। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है पॉइंट, वो है पैरामीटर वी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर जो पैरामीटर वी है ये वाला है ना, तो ये क्या दिखा रहा है, इट शोज
डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल, डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल समझिएगा, जो हमने लेमडा फैक्टर आउट करके यहाँ पर जो भी आया था 1 2 जो भी आया था यहाँ पर, तो हमने कहा था डिग्री ऑफ जो है कि आपका रिटर्न टू स्केल जो भी है, तो वो जो है कि यहाँ पर v की जो वैल्यू है उससे हमको ये पता लग रहा है कि वो क्या है, डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल, कि अगर मान लो 1 है तो कांस्टेंट ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग IRS है, लेस है तो DRS है। मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर ऑलवेज पॉजिटिव, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, लेबर और कैपिटल के हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इफ़ वी अज्यूम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल समझेंगे, देखिए अब आप ये बताइए, खुद बताइएगा कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो जो है कि वहाँ पर इन्होंने कहा कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो वहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी अगर हमने 1% बूस्ट दिया है लेबर कैपिटल में और हमको 1% ही बूस्ट मिला है क्वांटिटी में, है ना, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो भी लेबर ने करा वो क्या है, वहाँ पर ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। भाई पॉजिटिव है तभी तो दो है कि आउटपुट भी हमारा बढ़ा है। अगर मान लो कि नेगेटिव होता, या आप ये कह सकते हो कि एक चीज़ पॉजिटिव है एक चीज़ नेगेटिव है ना, तो वहाँ पर मान लो कि अगर एक चीज़ पॉजिटिव है एक चीज़ नेगेटिव है और उसके बावजूद उसकी अगर वैल्यू 1 आ जाए, तो यहाँ पर ये हो सकता है ये एक 2 है एक ये -1 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जो है कि यहाँ पर इस तरह से अपना आप दिमाग मत लगाइएगा, यहाँ पर जो ये कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर ऑलवेज पॉजिटिव इफ़ वी अज्यूम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर CRS है तो यही तो क्वेश्चन आएगा कि आप वहाँ पर ये दिमाग लगा के उसे कर दोगे ये इनवैलिड है ना, लेकिन ये इनवैलिड नहीं है और इसीलिए आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बता रहा हूँ मैं कि जो है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव इफ़ वी अज्यूम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये छठा पॉइंट आपका अपना जो है कि CES का आप जो है कि याद कर लीजिएगा, स्ट्रेस प्रोडक्शन फंक्शन का। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, अब फर्म का इक्विलिब्रियम कब होता है, फर्म का जो है कि भाई इक्विलिब्रियम कब होता है बताइए, जब सब लोग खुश हों, जब सब लोग हैप्पी हों, सारे जो है कि कितना टाइम हो गया 42 मिनट, जब सभी लोग हैप्पी हों, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, है ना, कम से कम पैसा लगे, क्वांटिटी कॉस्टिंग कम से कम हो, है ना, यही तो होता है इक्विलिब्रियम। यही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आराम से सभी लोग बैठे हैं, काम चल रहा है। डिसइक्विलिब्रियम होगा, सब लोग जो है कि इधर भागेंगे उधर भागेंगे, दिमाग खराब होगा, क्या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यही होता है हर किसी की लाइफ में। इक्विलिब्रियम का मतलब शांत, सब कुछ अच्छा, ओके। तो वही एक तो इक्विलिब्रियम इन द फर्म कब होता है, तो मैंने बताया ना कि चॉइस ऑफ ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, मैंने बताया ना कि वही प्रोडक्ट मिनिमम कम से कम कॉस्ट हो। अब कम से कम कॉस्ट कब होगी, जब जो है कि जो फैक्टर लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि लेबर और फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो आप जो है कि ऐसा चूज कर रहे हो कि आपको बहुत खुशी हो रही है, आप लगा रहे हो भाई मज़ा आ गया। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये देखो ये 52 है, ये 52 है, मतलब सेम आइसोकार्ट देखिए सेम आउटपुट है और लेबर कैपिटल का कॉम्बिनेशन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर 6 लेबर 2 कैपिटल है, यहाँ पर 4 लेबर और जो है कि 3 कैपिटल है, यहाँ पर जो है कि 2 लेबर है और 6 कैपिटल है। तो मैंने आपको बताया ना कि मान लो अगर लेबर मिल रहा है 100 रुपये में और कैपिटल मिल रहा है 200 रुपये में, है ना, लेबर की बेस 100 रुपया है, एक कैपिटल का रेंट जो है कि 200 रुपया है, तो भाई कौन सा, तो मैंने बता दें यहाँ पर कुछ वैल्यू हमारी निकली थी 1400 रुपये, एक जहाँ निकली थी 1100 रुपये, एक जहाँ निकली थी 1000 रुपये, तो हमने कहा था जो 1000 वाला वो सबसे सही है। तो अब ये कैसे, तो ये चीज़ जो है कि निकाली गई, ये चीज़ पहले आंकड़न होता है इसका, जो आंकलन होता है ना, तो जो है कि यहाँ पर तो वो जो है कि ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत इनफाइनाइट पॉइंट है, अब कौन से पे कम आ रही है लागत, तो ऐसे नहीं, यहाँ पर हम जो है कि निकालते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे कि जो है कि हम सबसे जो है कि कॉम्बिनेशन इसका जो है कि मिनिमाइज, हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा हो ताकि कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो, उसके कुछ तरीके हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वही वाली यही बात यहाँ पर कर रही है कि हम कौन से ऐसे लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन लें, लेबर और कैपिटल के हम ऐसे कौन से यहाँ पर कॉम्बिनेशन लें ताकि जो इक्विलिब्रियम हो सके, यानी कम से कम जो है कि लागत पे काम हो जाए हमारा। तो यहाँ पर इसकी एजम्पशंस क्या होती है इक्विलिब्रियम, द गोल ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भैया इक्विलिब्रियम कब होगा, आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे कि पैसे आपको मन के अपने ना मिले
अपने मन के आपको पैसे ना मिलें, कहीं भी आप काम कर रहे हो और आपको लगे कि मुझे 1 लाख रुपया मिल सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर कम मिल रहा है, मान लो 70,000 मिल रहा है, तो आपका क्या होगा कि आप इक्विलिब्रियम में नहीं रहोगे। आप कुछ भी कर लो, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन आप अंदर अंदर जो ना आपको अच्छा नहीं लगेगा और महीने 2 महीने तब तक आप वहाँ काम करोगे। ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। वो चाहे कुछ भी फिर वो बात जो है वहाँ पर आपको कुछ भी और जो है कि मान लो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करा जा रहा हो, लेकिन जब पैसा ही नहीं, तो ये वाली बात हो जाती है। यही यहाँ पर लगता है। और आपका जब जो है कि मान लो आपको कहीं 1 लाख रुपया मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी है, आप ले सकते हो, और आपको 1 लाख रुपया दिया जाए या 1,05,000 दिया जाए, तो आपको मतलब बहुत, आप जो है कि जितना काम करने को आपका और मन लगता है, आप काम करो, है ना। तो आप कह रहे तो आप हर टाइम इक्विलिब्रियम में रहते हो, आप कह रहे तो इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाइड रहते हो आप, है ना, आप खुश रहते हो ऑटोमेटिक, और आपको किसी और चीज़ की कोई आप सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज़ें होती हैं, आप सभी के साथ होती होंगी ये, है ना। तो इसीलिए जो है ना कि पहले की लड़ाई बढ़िया है। आप जो है कि अच्छे से जो है कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो अपनी वहाँ पर फिर जो भी आपकी बात हो, आप अपना मान लो कहते हैं कि दबा के आपने अगर पैसा ले लिया, फिर आपको टेंशन नहीं, फिर आप जी खोल के मेहनत करोगे। आप आदमी फिर जो ना लड़मर जाता है कि जो है कि नहीं हम करके दिखाएंगे, है ना। तो वो वाली बात हो जाती है कि अगर कोई बंदा हमारे लिए बारे में सोच रहा है तो हम इसके बारे में सोचेंगे। तो वो बहुत इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है ना। आदमी सेटिस्फाइड रहता है, खुश रहता है। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कि वो खुश तब रहती है जब उनके प्रॉफिट होता है यहाँ पर, है ना। अब आप कहोगे सर ये प्रॉफिट तो तभी होगा जब सैलरी कम दी जाएगी। ऐसा नहीं है, सोच की बात है। देखो प्रॉफिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अब आप देखिए आज की डेट में जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, है ना, तो वो इतनी ज़्यादा क्यों, उसमें आप देखोगे कि हर एम्प्लॉय बड़ी फर्म्स में क्योंकि वहाँ पेमेंट ज़्यादा है। अब भाई वहाँ वो लोग पेमेंट भी ज़्यादा है और प्रॉफिट में भी हैं, तभी तो इतने बड़े हो गए, ग्रो कर गए, तो हो गया ना। तो यहाँ पर समझ गए कि भाई ऐसा नहीं कि लेबर का पैसा काट के अपना प्रॉफिट बढ़ाएं, तो वो तो भाई जीरो सम गेम हो जाएगा। जीरो सम गेम, है ना, आपने पढ़ा था पहले, जीरो सम गेम हुआ करता था कैपिटलिस्ट एडम स्मिथ आने से पहले, है ना। तो वो चीज़ नहीं है। आप जो लेबर का जो है उसका दो, है ना, उसको खुश रखोगे तो लेबर आपको खुश रखेगी। क्योंकि जो नींव होती है किसी भी इंडस्ट्री की, वो क्या होती है, नीचे वर्कर जो होते हैं उन्हीं से होती है। और वर्कर वो सभी हैं जो एंटरप्रेन्योर के नीचे हैं। जो एंटरप्रेन्योर मतलब जो मालिक है उसके नीचे जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो सारे वर्कर हैं। वो चाहे फिर आप कहो कि हम CEO हैं कंपनी के, है ना, तो आप भी वर्कर हो, तो उसमें कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है। अगर मान लो कोई इसका फाउंडर या मान लो कोई इसका प्रेसिडेंट और है, इसकी जो कंपनी मालिक है, जो क्लियर ऑफ फर्म चॉइस ऑफ ए ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर काउंट। तो यहाँ पर क्या है, तो गोल ऑफ फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रॉफिट ये है, रेवेन्यू ये है, कॉस्ट ये है ना। तो ये जो है कि ये मेन मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, दैट इज मैक्सिमाइज द डिफरेंस। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट जो है कि ये प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है कि जो रेवेन्यू हुआ है ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कि मान लो आपका 100 रुपये का तो रेवेन्यू आया है, कॉस्ट लगी मान लो कि केवल 20 रुपये की। अरे इतना कैसे प्रॉफिट हो सकता है ऐसा भी होता है भाई। तो ये 80 रुपये प्रॉफिट है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। द प्राइस ऑफ आउटपुट गिवन PX, और यहाँ पर जो है कि प्राइस ऑफ आउटपुट जो है कि वो PX था। द प्राइस ऑफ फैक्टर आर गिवन, फैक्टर मतलब W यानी वेज है ये, है ना, गिवन वेज रेट, एंड R इज गिवन टू द प्राइस ऑफ कैपिटल। तो ये आपने ये देखा होगा कि जो भी कॉस्टिंग निकलती है तो वो होती है आपकी WL प्लस RK, है ना। ये क्या है, वेज, मान लो 100 रुपये का लेबर है एक, और मान लो आपने 5 लेबर लगाए, और प्लस 200 रुपये का रेंट है एक मशीन का, और आपने जो है कि 2 मशीनें लगाई। तो आपकी जो कॉस्टिंग कितनी आ गई भाई, 500 प्लस 9, ये आपकी हो जाएगी 400। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 900, है ना। तो ये आपकी क्या की कॉस्टिंग। और आपने मान लो कि क्वांटिटी बना दी है, मान लो इसमें ये सब लगाकर क्वांटिटी आपने मान लो प्रोड्यूस करी है 20, और एक क्वांटिटी का जो है कि PX कितना है, मान लो कि कितना है भाई 50। तो ये कितना बना जा करके, कितना बना जा करके ये 1000, यानी जो है 900 रुपये लगा था, ये 1000 रुपये का जो है कि आपने सेल कर दिया, यानी 100 रुपये जो है कि आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। अब आपको वो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एंटरप्रेन्योर जो है कि 100 रुपये कमाएगा।
देखिए ये चीज़ें अभी आप आगे समझोगे। एंटरप्रेन्योर ने इस 900 रुपये में अपना जो ऑप्टिमम कॉस्ट थी वो इंक्लूड थी इसमें, है ना। आप कहोगे सर यहाँ तो इंक्लूड ही नहीं करी, वो यहाँ नहीं इंक्लूड करी, वो उसने जो है आपको बताऊँ जो लेबर है ना, लेबर इसमें उसने इंक्लूड कर ली, इसमें उसने इंक्लूड कर दिया। आप कहोगे सर लेबर तो इंटरप्रेन्योर लेबर होते नहीं है, ऐसा नहीं। जब वो कॉस्टिंग लगाते हैं तो वो अपनी भी कॉस्टिंग सब उसी में लगा देते हैं, है ना। मतलब जो उसकी अगर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मान लो 1 लाख रुपये उसको बाहर मिल सकता है, उसने फर्म बनाई अपनी, तो अब वो 1 लाख रुपये यहाँ कमा, तो वो उसको प्रॉफिट क्यों बोलेगा भाई, उसको वो प्रॉफिट क्यों बोलेगा। वो तो भाई उसकी उसके एक उसने कुल मिला के जो उसकी अपनी स्किल्ड है या वो उसकी जो अपनी स्किल्स हैं उससे वो कमा रहा है, उसको उसकी इनकम है। इनकम और प्रॉफिट में बहुत बड़ा अंतर होता है। इनकम के ऊपर जो पैसा आ रहा है वो प्रॉफिट होता है ना। तो 1 लाख वो तो उसकी इनकम, वो तो उसका लेबर है, वो तो जो लेबर कर रहा है वो कहीं और जाएगा फर्म छोड़ के, वो कहीं वहाँ भी उसको मिल जाएगा, वो उसका लेबर है। उसके ऊपर जो है कि जो आ रहा है वो उसका प्रॉफिट है ना। ये चीज़, अब वो प्रॉफिट भले चाहे फिर वो कंपनी के ही उसमें लगा दे या अपने पास रखे, वो उसकी चॉइस है। दैट्स इट। सिंगल डिसीजन ऑफ द फर्म, सिंगल डिसीजन ऑफ द फर्म जो है ये हम अब स्टार्ट करेंगे, तो अभी के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं। या काफ़ी जो है कि थोड़ा, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा भी सही नहीं लगता है ना। यहाँ पर ज़्यादा वैसे नहीं बचा, नहीं ज़्यादा नहीं बचा है। चलिए एंड कर देते हैं, है ना। सिंगल डिसीजन ऑफ द फर्म, सिंगल डिसीजन, देखिए सिंगल डिसीजन क्या होता है फर्म का, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना, सब्जेक्ट टू कॉस्ट कांस्टेंट, कि जो कॉस्ट आ रही, मान लो 50 रुपये कॉस्ट है, तो इस कॉस्ट में प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें। मैंने कहा था ना लेबर और कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो जो है कि अब उसमें जो है कि कैसे जो मैक्सिमाइज करें। मान लो ये 50 रुपया है आपके पास, बजट आपका ये है, कॉस्ट आपकी आप ही लगाना चाहते हो उसमें, है ना। अब जो है कि इसको जो है कि वहाँ पर लेबर और कैपिटल का कौन सा कॉम्बिनेशन लें, है ना, ताकि जो है कि ये कॉस्ट भी कम हो जाए, और जब कॉस्ट कम होगी तो आपका आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। इन दिस केस टोटल कॉस्ट एंड प्राइसेस आर गिवन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज एक्स इज मैक्सिमाइज सिंस सी एंड पी प्राइस, मतलब जो है कि ये कॉस्ट एंड प्राइस आर गिवन कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो है कि मैंने बताया था पहले, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब रेवेन्यू क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, कि भाई जितना आपका प्राइस है और कितनी क्वांटिटी आपने बेची, मैंने आपको सब करके दिखा दिया है। हमारी जो आपकी कास्ट आ रही है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पर पहला क्या था, मैक्सिमाइज प्रॉफिट सब्जेक्ट टू कॉस्ट, यानी कॉस्ट को कम करके भी प्रॉफिट हो सकता है, या रेवेन्यू को या आउटपुट को बढ़ाकर भी प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। दोनों चीज़ है ना भाई। ये चीज़ मान लो कि आपका अगर आउटपुट कांस्टेंट, मान लो आउटपुट मान लो 100 रुपये तक का वैल्यू का है, और आपकी कॉस्ट आ रही मान लो कि यहाँ पर जो है कि 80 रुपये की, है ना। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, मतलब आउटपुट में से 80 रुपये निकाल दी तो आपका 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब ये प्रॉफिट जो बढ़ाया कैसे सकता है, या इसको आप कम कर दो, अगर ये 80 का अगर आप इसको 70 कर दोगे तब तो यहाँ 30 हो जाएगा, तब भी तो क्या। और ये तो मतलब जो पहला वाला केस ये है कि आप जो है कि कॉस्ट को कम कर सकते हो। दूसरा वाला केस क्या हो गया कि इसको बढ़ा दो, यानी वो अगर कॉस्ट 80 रुपये कोई बात नहीं, लेकिन आपने आउटपुट क्या कर दिया, आउटपुट आपने 100 से क्या कर दिया, 120 कर दिया, तब जो है कि आपका 50 हो गया, किससे 20 से 50 हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला क्या है, आउटपुट को बढ़ा के मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज अचीव्ड इन दिस केस इफ कॉस्ट सी इज मिनिमाइज्ड, ये कम से कम हो, गिवन दैट पी एक्स एंड पी एक्स आर गिवन कॉन्स्टेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी और प्रॉफिट फॉर द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ये थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पर, ये जो है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, नहीं कोई नहीं, सही बिल्कुल सही। गिव, ये जो है कि ये आउटपुट दे रखा है, गिवन है, उसे नहीं चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इन्होंने क्या करा कि जो है कि यहाँ पर वही दो केस हैं कुल मिला के, आप वो समझिएगा। आउटपुट कांस्टेंट रख दिया आपने, मैंने तो बताया आपको, तो आपने कॉस्ट कम कर दी, और यहाँ पर जो है कि कॉस्ट आपने कांस्टेंट, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यही तो टर्म पूरा गड़बड़ कर गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये वाला, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसका तो आपने क्या करा, आउटपुट आपने बढ़ा दिया, है ना। तो ये आपके दोनों केस में आपका प्रॉफिट बन जाता है। उसके बाद जो है कि आइसोक्वांट मैप आपको बता चुका हूँ मैं, आइसोक्वांट से किस तरह से आप निकालते हो कि प्रॉफिट जो है कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये बजट लाइन बना दी गई है, बजट लाइन, ये वही बजट लाइन है जो आपने इंडिफरेंस कर भी, आज मान लो आप बजट लाइन उसकी होती है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपया आप मार्केट लेके गए हो, अब वहाँ पर क्या मिल रहा है, 50 रुपये किलो मिल रहा है एप्पल, और 20 रुपये किलो मिल रहा है ऑरेंज। तो आपका यहाँ ये आपका ये इस तरीके से, अब ये है आपका एप्पल और ये है ऑरेंज। तो अगर आपने जीरो ऑरेंज खरीदा,
मान लो कि आपने कहा कि ऑरेंज नहीं खरीदेंगे, सारा सारा एप्पल खरीद लोगे, तो कितने एप्पल खरीद पाओगे? 1 किलो 2 किलो, यानी ये वाला यहाँ तक खरीद पाओगे। ये यही तो भाई खरीद पाओगे ना, यही तो खरीद पाओगे एप्पल, ये वाला खरीद पाओगे ना एप्पल। और अगर आपने कहा कि भाई मैं जो हूँ जीरो जो है कि एप्पल खरीदूंगा जीरो, और सब ऑरेंज खरीद लूंगा, तो ऑरेंज क्या है 20 रुपये किलो ऑरेंज, 100 रुपये। आप 5 किलो क्या कर लोगे? 5 किलो 1 2 3 4 5 5 किलो ऑरेंज खरीद लोगे यहाँ पर, ये खरीद लोगे ना। तो या तो ये खरीद लो, या तो आप 5 किलो ऑरेंज खरीदोगे या 2 किलो एप्पल खरीदोगे, या आप इनके बीच का खरीद सकते हो। तो अब ये बीच का खरीद सकते हो, यानी ये वाले कॉम्बिनेशन, यानी ये जो है कि 1.5 किलो एप्पल और जो है कि यहाँ पर 1 पॉइंट जो भी है, यानी 1.5 किलो एप्पल 75 रुपये हो गए, है ना। और जो कि 1 पॉइंट मैंने निकल आया ना वही साहब, 20 रुपये के 1 किलो, कुछ में पॉइंट में और वही आप ऑरेंज खरीद सकते हो। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है वो वही दिखाएं। तो ये वाली जो लाइन हो गई, ये वाली लाइन जो हो गई, ये क्या हो गई आपकी? बजट लाइन। ये लाइन ये हो गई बजट लाइन। और वही जो है कि यहाँ पर ही दे रखा है। अब ये आप कहोगे सर ये तो ये जो यहाँ पर माइनस जो है कि माइनस नहीं, ये C/W है कॉस्ट कांस्टेंट, और ये C/R है। ये सर ये ऐसा क्यों है यहाँ पर? तो ऐसा इसीलिए है कि भाई कॉस्ट आपकी कितनी थी? कॉस्टिंग आपकी थी 100 रुपया, और 100 रुपये अपान यहाँ पर मान लो अगर ये एप्पल नहीं है ना, यहाँ पर भाई ये 2 कैसे आया? जब 100 अपॉन एप्पल की कॉस्टिंग क्या है 50, तभी तो 2 आया है। अब यहाँ पर एप्पल को हमने मान लिया कि लेबर, यहाँ पर ये लेबर, ये है कैपिटल, तो यहाँ पर क्या है भाई 100 जो कॉस्ट होगी अपॉन 50, है ना। कॉस्ट मान लो है 100 अपॉन 50, तभी तो है। यहाँ 100 क्या है? 100 है कॉस्ट, और क्या है वो लेबर के क्या है वो वेज। तो यही वही चीज़ लिखी है। और यहाँ पर कॉस्ट, और यहाँ पर जो है कि आर है, तो आर क्या है? मान लो ये 20 रुपया जैसे ऑरेंज में था, तो ये रेंट है क्या आएगा? कैपिटल का, इस तरीके से। तो यही इसीलिए ये जो है कि अगर, क्योंकि वो अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, कहीं रेंट कितने का भी, कहीं रेंट कितने का भी है, तो अलग अलग वैल्यू जब होंगी भाई, तो सीधा सीधा हमने यही पुट कर दिया, तो ये हमारी बजट लाइन बन गई है। और जब ये जो है कि इसके जब ऐसे टेंजेंट होगी इस तरीके से, तो ये वाला पॉइंट होगा, इसे क्या कहेंगे भाई? हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे इसको, वो हम आगे पढ़ोगे। ये मान लो कि x1 क्वांटिटी है, ये 2x क्वांटिटी है ना, ये x है, ये 2x है, ये 3x है ना। आइसोकॉर्ड, वी विल यूज द आइसोकॉर्ड मैप 1 एंड आइसोकॉर्ड लाइन 2, है ना। इसको हम यूज़ करेंगे। द कॉस्ट इज डिफाइंड बाई इक्वेशन, वही मैंने बताया ना, C=WL + RK। भाई कितने वेज है, कितने लेबर है, उनको मिला के मान लो 200 बना, जो भी है वो आपको बता चुका हूँ मैं, वही है यहाँ पर। ये वेज रेट है, प्राइस, ये सब कुछ है यहाँ पर। आगे देखिएगा कि केस 1 में क्या है, ये देखिए भाई ये 3 कर्व थे, आइसोकॉर्ड थे, कि यहाँ पर भाई क्वांटिटी मान लो 100 प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, 300। लेकिन भाई जो हमारी बजट में, कहते हैं जो मेरे बजट में होगा हम वही तो करेंगे, जो मेरे बजट में ही नहीं है, बजट से बाहर है, वो हम थोड़ी कर खरीद लेंगे। और जो है कि बजट से बहुत अंदर है, तो मेरा बजट ज्यादा है, तो वही हम हमेशा कोई व्यक्ति क्या चाहता है, लोग कहते हैं पैसे के पाँव होते हैं। पैसे के पाँव इसीलिए तो कि जितना बजट है उतना आदमी खर्च कर देता है, उतना आदमी खर्च कर देता है। वो चाहे भले बैंक में डाल दो, बैंक में डाल के इंटरेस्ट ले रहे हो, वो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ये ऐसे समझो आप, है ना। वो भी वहां पड़ा हुआ है। तो पैसे के पाँव इसीलिए होता है, आपके पास नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपकी बजट लाइन है, अब इसके ऊपर ये टेंजेंट है ना। तो यहाँ ना ये वाला प्रोड्यूस करेगा, ना ये वाला प्रोड्यूस करेगा, वो ये वाला प्रोड्यूस करेगा। अगर ये नीचे होता, यहाँ पर ऐसे होता, अब आप कहोगे सर ये तो यहाँ पर तो टच कर रहा है। अरे भाई यहाँ पर अगर टच कर रहा है तो ये बजट तो उसका ये लाइन है, बजट लाइन वाली, बजट की तो लाइन ये है ना। अब बजट की लाइन है, ये बजट की लाइन है, और आप कहोगे ये टच कर रहा है। अरे भाई वो यहाँ पर क्यों करेगा, जब बजट की लाइन उसकी और ऊपर बन सकती है एक, बजट ये कह रहा हूँ, बजट की लाइन कह रहा हूँ, ये आपका जब आइसोकॉर्ड एक और ऊपर बन सकता है इसको टच करते हुए, तो ऊपर वाला आइसोकॉर्ड मीन्स हायर आउटपुट, तो वो हायर आउटपुट लेगा ना उसी बजट में। वो ये क्यों लेगा भाई क्वांटिटी उसी बजट में, ये क्वांटिटी जैसे आपका ये बजट लाइन है, और आप कहोगे एक ये आइसोकॉर्ड है और एक ये आइसोकॉर्ड है, तो आप कहोगे सर इस पे भी तो प्रोड्यूस कर सकता है वो, क्योंकि बजट क्यों करेगा भाई। ये अभी आप ये देखिए 2 आइसोकॉर्ड, नीचे कौन सा, नीचे ये है, यानी अगर ये 100 है तो इस वाले पे 120 क्वांटिटी होगी, और तो मतलब इस वाले बजट से, अब ये उसकी बजट लाइन है, अब इस बजट से जो है कि वो अगर 100 प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्यों करेगा जब उसको इसी बजट में ये तो ये इस वाले जो है कि आइसोकॉर्ड पे उसको पॉइंट मिल रहा है, यानी वो उसी बजट में 120 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। पागल थोड़ी ना वो, पागल थोड़ी ना वो। तो ये चीज हो जाती है यहाँ पर। तो आगे कुछ है, देखते हैं यहाँ पर। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अ पॉइंट ऑफ टेंडेंसी स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन
जो आइसो कॉस्ट लाइन थी ना, पॉइंट ऑफ टेंडेंसी, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन, WR स्लोप ऑफ आइसो क्वांट, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बता रखी। स्लोप ऑफ आइसो ये बराबर होती है जो आपकी टेंडेंसी स्लोप ऑफ द आइसो क्वांट लाइन जो है वो किसके बराबर होती है, MPL अपॉन MPK के बराबर होती है, MPL और MPK के बराबर होती है। तो आइसो क्वांट शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब आइसो क्वांट तो आप पढ़ ही चुके हो, ओरिजिन की कन्वेक्स होता है ना, ओरिजिन की कन्वेक्स होता है इस तरीके से, ये आप पढ़ ही चुके हो, है ना, वो मैं पुराने लेक्चर में सब बता चुका हूँ। ये वाली चीज़ वेरीफाई करने वाली है आपको, सर ये वेरीफाई करके दिखाइए एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन। अब ये देखिए इसका जो रेशियो होता है MPL अपॉन MPK, ये होता है K अपॉन L के बराबर, यही तो होता ना, ये इसी के तो बराबर होता है ये। अब मान लो कि K, अब ये सब्स्टिट्यूट भी होता है, इनमें क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है ना। तो जितनी ज़्यादा फ्लैटर लाइन होगी उसका मतलब जो है कि उतनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूबिलिटी जो है कि इसमें ज़्यादा है, उतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूबिलिटी क्या है, उतनी ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा अगर मान लो ऐसा होगा उतनी कम है, यही तो ना बात। मान लो कि भाई जितना ज़्यादा स्लोप ज़्यादा होगा उतनी जो है कि ज़्यादा है। इस तरीके से आप देखो, इसको प्रूव ही करके देख लेते हैं। जैसे कि ये है इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ। अब मान लो कि एक ये है और एक ये है, अब ये स्लोप इनके दोनों के अलग अलग हैं, है ना। तो इसमें से अगर ऐसा होगा कि विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा बीच में, विद रिस्पेक्ट टू, इस वाले केस में दोनों की इसमें जो है कि जो ये आपका मान लो कैपिटल है और ये आपका लेबर है, तो इसमें जो है कि सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ कैपिटल, है ना, सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू लेबर, ये जो है कि इस तरीके से आप देखोगे कि तो हल्का सा कैपिटल सब्स्टिट्यूट करने के लिए कितना ज़्यादा लेबर हमको देना पड़ रहा है ना। और इस वाले केस में अगर आप देखोगे, इस वाले केस में देखोगे कि हल्का सा लेबर बढ़ाने के लिए, हल्का सा लेबर बढ़ाने के लिए देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ये देखो ये कितना ज़्यादा हो गया। इसमें क्या है, हल्का सा लेबर बढ़ाने के लिए क्या है, कैपिटल जो है कि हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। और इसमें क्या है कि हल्का सा कैपिटल बढ़ाने के लिए लेबर ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, स्लोप पर डिपेंड कर रहा है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये स्लोप है। देखो ये MPL है ना, ये MPL अपॉन MPK, तो ये पूरा स्लोप से रिलेटेड है ना, स्लोप से रिलेटेड है। मीन्स अगर हाइयर जो है कि सब्स्टिट्यूशन होगा, मान लो कि हाइयर सब्स्टिट्यूबिलिटी होगी, यानी जो है कि अगर यूनिटरी पर अगर चले जाएँ तो वो क्या होगा, तो स्लोप ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा। तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, मतलब जो है कि जितना अगर लेबर हम बढ़ा रहे हैं उतना ही जो है कि हम कैपिटल हमको गिव अप करना पड़ रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखो ये डिस्टेंस और आपको ये डिस्टेंस जो है कि यहाँ पर बराबर नहीं लग रहा, लेकिन ये अगर अब कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अगर सब्स्टिट्यूबिलिटी अगर 1 है तो मतलब जो है कि जितना अगर आपको आप ऐसे समझिएगा, अगर एप्पल हो गया है, एक एप्पल, और जो है कि एक आप जो है कि मान लो कि कोई फ्रूट और ले लो, ऑरेंज ही ले लो, अगर आप मान लो कि बराबर उसको वैल्यू दे रहे हो तो आप कहोगे, तो अगर बराबर वैल्यू दे रहे हो तो आप क्या कहोगे, एक एप्पल अगर मैं दे रहा हूँ तो एक ऑरेंज मुझको मिल जाए, अगर एक ऑरेंज मैं दे रहा हूँ तो एक एप्पल मुझको मिल जाए, यही तो होता ना फिर। तो यहाँ पर वो चीज़, तो यहाँ पर आपका स्लोप क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा इस तरीके से 45 डिग्री जो है कि ना, यहाँ पर ये इसका स्लोप जो होगा, इसको आगे मिलाएंगे तो ये 45 डिग्री पर आएगा। और अगर आप जो है कि मान लो कि ये कम कैपिटल दे रहे हो, यानी एक चीज़ जो है कि मान लो कि ज़्यादा दे रहे हो, दूसरी चीज़ कम दे रहे हो उसके मुकाबले, तो इनका स्लोप चेंज होगा। तो वही यहाँ पर है कि वो स्लोप के बराबर होता है क्या, ये आपका स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन W/R का स्लोप जो है कि कैपिटल और लेबर के बराबर होता है यहाँ पर। और W/R क्या होता है वो आप यहाँ पर देख चुके हो यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि ये जो स्लोप इस पर इससे भी डिपेंड होता है। C/, मैंने आपने क्या देखा था, C/W, ये क्या था यहाँ पर C/R। अब देखिए ये C/R का मतलब ये यहाँ से लेकर ये वैल्यू इतनी है ना, अगर R ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा ना, फिर तो यहाँ से लाइन ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, अगर R और ज़्यादा होगा तो ऐसी जाएगी, है ना। तो ये स्लोप चेंज हो रहा है, तो ये आपस में स्लोप से क्या होता है, लिंक होता है, ये आपस में ये जो है कि स्लोप से लिंक होता है। तो वो यहाँ पर ये कंडीशन है, ये इसको आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ये हमने यहाँ पर अभी प्रोडक्शन का अपना पूरा जो भी है एक यूनिट जो है ख़त्म कर दिया है, प्रोडक्शन का यूनिट ख़त्म करें। नेक्स्ट यूनिट जो है कि हमारा कॉस्ट का होगा, फिर हम वहाँ पर मैक्सिमाइज़ करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है,
तब आप लोग जब एंटरप्रेन्योर बन जाओगे एक टाइम पे, सभी लोग एंटरप्रेन्योर बनना कहते हैं कि देखो नौकरी तो एक नौकरी है ना, बहुत अच्छी बात है। और किसी ना किसी के अंदर ये भावना रहती है कि एंटरप्रेन्योर तो अलग ही हर कोई जानता है, इकोनॉमिक्स का बच्चा बहुत अच्छे आराम से बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। और हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा कोई बड़ा सा बिजनेस हो, है ना, क्योंकि बिजनेस अलग ही चीज़ आती है। नौकरी में मान लो आप नौकरी जीवन यापन कर सकते हो, बहुत कुछ करते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की फिर बात ही अलग हो जाती है ना। क्योंकि नौकरी में आप कितना भी कमाएं, लेकिन अगर धंधा आपने बड़ा कर लिया तो उसकी कोई स्केल नहीं है ना। नौकरी में कि आपकी सैलरी की लिमिट है और ऊपर आपको कोई बैठा होगा बॉस ऐसे करके। और बिजनेस आपका एंटरप्रेन्योर हो तो वहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने बहुत अपना समय दिया, कीमती समय दिया आपने, और जो है कि समय दिया है तो आपने कुछ लिया भी होगा, है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।